हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार नाउ। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के द्वारा जो तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं वी सेंथिल बालाजी, उनको रिमूव किया गया था। लेटर ऑन गवर्नर अपना डिसीजन को रिवाइज किए और जो सस्पेंशन था उसको डिसमिस किया गया। तो इस पूरी घटना से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या गवर्नर को मिनिस्टर को रिमूव करने का पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का प्रोविज़न है, कौन कौन से जुडिशियल क्लेरिफिकेशन दिए गए हैं गवर्नर के पावर को लेकर के, कौन कौन से कंसर्न्स उभर कर आए हैं रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स, तो और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है, बताना है दिए गए स्टेटमेंट में गवर्नर का कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेंस का क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जुलाई 2018 में, वो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच उस समय जो टसल चल रहा था, क्या उसको सॉल्व कर पाएगा? ये मेंस 2018 में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है जो कि मेंस 2022 में पूछा गया है। एसेंशियल कंडीशन बताना है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर और डिस्कस करना है लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग बिफोर लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर लिखने का कोशिश करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नर के क्या पावर है मिनिस्टर को डिसमिस करने को लेकर के। तो आर्टिकल 164 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 164 में कहा गया है चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन, बिना किसी के एडवाइस के। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अदर मिनिस्टर्स हैं उसका अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही गवर्नर के द्वारा किया जा सकता है। यह आर्टिकल साफ साफ बताता है कि गवर्नर इंडिविजुअल मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन पावर नहीं है कि वो इंडिविजुअल मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके। इसका मतलब ये है कि गवर्नर को अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसमिस करना होगा तो उसमें चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के रेफरेंस में बात किया जाए तो उसमें सेक्शन 51(1) और 51(5) में साफ साफ बताया गया कि उसमें जो गवर्नर है वो उसके पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन रहता था। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन कहने का मतलब कोई भी मिनिस्टर को अपने मर्जी से अपने डिस्क्रिशन से चूज़ कर सकता था और रिमूव कर सकता था। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद जो गवर्नर का जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह है। जो गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस हैं उन्हीं के आधार पे काम करेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गवर्नर का कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर का बात किया जाए तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। मिनिस्टर्स को चूज़ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बताया गया था कि गवर्नर के पास किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंक्लूजन ऑफ द प्लेजर ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर ओनली टू द फॉर्मल एक्ट ऑफ इशूइंग डिसमिसल ऑर्डर अपॉन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो प्लेजर डॉक्ट्राइन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 51 में बताया गया है, इसमें गवर्नर का फुल डिस्क्रिशन होता था कि कोई भी मिनिस्टर को चूज़ कर सकता था और कोई भी मिनिस्टर को हटा सकता था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो आर्टिकल 164 में जो वर्ड्स था चूज एंड डिसमिसल और डिस्क्रिशन, इसको हटा दिया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि गवर्नर के पास कोई ऐसा डिस्क्रिशन पावर नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर को वो चूज़ कर सके, इंडिविजुअल मिनिस्टर को, और हटा सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल क्लियरिफिकेशन ऑन गवर्नर पावर। तो पहला केस है शमशेर सिंह ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है उनके जो एग्जीक्यूटिव पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो सिर्फ और सिर्फ एड और एडवाइस के ऊपर काम करेंगे, एक्सेप्ट इन अ फ्यू एक्सेप्शनल सिचुएशन। सेकेंड केस है निबाम रबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2015। इसमें सुप्रीम कोर्ट का रूल था गवर्नर्स कैन नॉट कॉज द डाउनफॉल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। गवर्नर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का डाउनफॉल का कारण नहीं बनेंगे। इस केस में जो प्रीवियस रूलिंग था शमशेर सिंह का, उसको इम्फिसाइज करके बताया गया है कि जो गवर्नर का पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो लिमिटेड है अंडर प्रोविज़न आर्टिकल 163(1). आर्टिकल 163(1) कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द चीफ मिनिस्टर एट द हेड एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर in the exercise of his functions except so far as he is by or under his constitution required to exercise his functions or any of them in this discretion। जो गवर्नर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे, जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंसर्न उभर कर सामने आए हैं जो ये डिसमिस हुआ है मिनिस्टर का, उसको लेकर। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर। जो मिनिस्टर का रिमूवल होता है वो एक मोरल जजमेंट होता है, ना कि लीगल रिक्वायरमेंट। और ये जो गवर्नर के द्वारा डिसीजन लिया गया मिनिस्टर्स को हटाने का विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर्स को दिखाता है। सेकेंड है ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट को सेट करता है। गवर्नर के द्वारा इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड और डिलिबरेटरी प्रोवोकेटिव एक्ट जो कि गवर्नर के द्वारा मिनिस्टर को डिसमिस करने का लिया गया था, वो एक रॉन्ग एग्जाम्पल को सेट करता है। और इससे कहीं ना कहीं ये एक पोटेंशियल दिखाता है कि गवर्नर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज भी हो सकता है इससे, क्योंकि इस तरह का एक्ट से जो स्टेट गवर्नमेंट का मेजोरिटी है वो लूज हो सकता है, जो कि एक फेडरल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देगा। नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। यदि गवर्नर को अलाउ कर दिया जाए कि वो कोई भी मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है विदाउट द नॉलेज ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से गवर्नर का जो पोस्ट है उसको एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल का एजेंट टाइप का उनका वर्क देखने को मिल रहा है। तो यदि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट को गिराना, तो इस तरह का जो अगर एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाता है गवर्नर को, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट का मेजोरिटी लूज हो सकता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो कंक्लूजन का बात करें तो लेजिस्लेचर को चाहिए कि एक क्लियर गाइडलाइंस बनाए गवर्नर्स के पावर को लेकर के। इंडिया में हम लोग को पता ही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करता है, तो जो पार्लियामेंट का अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। जस्ट एज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव अ सिमिलर रोल एंड इम्पोर्टेंस। जिस तरह के पार्लियामेंट के अपने रोल और इम्पोर्टेंस हैं, उसी तरह का सिमिलर रोल और इम्पोर्टेंस स्टेट गवर्नर का भी है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।